नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहलगाम पर जो एक आतंकवादी घटना हुई है और उसके जवाब में जो आजकल राजनीति चल रही है या जो एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर हम एक विस्तार से एक चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं मेरे मित्र राजवीर कंडारी। राजवीर, नमस्कार, आपका स्वागत है भाई। जी जी, धन्यवाद। तो पहले तो एक बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है जी, जिसमें पहचान देखकर, एक धर्म देखकर उसमें अलग करके उनको मारा गया है। जी, तो वैसे ये पहली घटना नहीं है, लेकिन एक नई जनरेशन जैसे जेन ज़ी या जिनको लगता है कि कश्मीर फाइल एक फेक नैरेटिव है, या जिनको ये लगता है कि हम सब एक जैसे हैं और सब मानव हैं, हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए पहली घटना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अभी भी इस घटना की स्वीकार्यता को नहीं पचा पा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि हिंदू एक तरफ कर दिए गए होंगे और उसके बाद उनको छांट छांट कर गोलियां मारी होंगी। जी जी, सही कह रहे हैं आप। तो पहले तो एक जघन्य अपराध है। इससे पहले भी एक कश्मीरी पंडितों के गांव में घाटी में एक घटना हुई थी जिसमें आतंकवादियों ने एक गांव के पुरुषों को, सारे पुरुषों को गोली मार दी थी। इनमें से जो सबसे छोटा था वो 2 साल का था और सबसे बड़ा 65 साल का पुरुष था जिसको गोली मारी थी आतंकवादियों ने। तो एक घटना पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, और इस पर हमको देखना चाहिए, इस बारे में हमको सोचना चाहिए और हमारी जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है और हमको किस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। और इन फ्यूचर अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उस कटघरे में खड़ा करें, लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी की भी जवाबदेही होती है कि अगर कोई उस कम्युनिटी का कंटिन्यू कोई बात आ रही है तो आप उसका कितना विरोध कर रहे हैं। जैसे इस घटना का एक ठीक ठाक विरोध हमने देखा है पूरे देश में, यहाँ तक कि कश्मीर में भी पहली बार कश्मीर में दुकानें बंद हुई हैं। इस घटना के खिलाफ आक्रोश हुआ है, रैली निकली है और कई कश्मीरी युवा खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके व्यापार पर बहुत बड़ा असर हुआ है। लेकिन अभी भी हम कुछ देख रहे हैं, जैसे कर्नाटका में या कहीं और, हम इस घटना को नहीं बचा पा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, धर्म देकर आपने गोलियां नहीं मारी हैं। और जो एक बार आया था कि पहले कुछ लोगों ने मंदिर जला दिया और उसके बाद कुछ लोग मानव श्रृंखला बना के मंदिर बचाने के लिए आ गए। तो ऐसा ही है, अगर आप 100 अच्छे काम करते हैं और उसमें 100 बुरे काम करते हैं और फिर एक अच्छा काम दिखा के उसको फिर ढकने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए इस मामले में। और आगे भी जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसके लिए आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े वकीलों की लाइन लग जाती है। शंकर जी, देखो, बहुत ही संवेदनशील ये विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज इस बारे में। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि ये पहली घटना नहीं है। ये पिछले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, भारत और पाकिस्तान बने हैं। मैं पाकिस्तान का नाम इसमें डायरेक्टली इसलिए ले रहा हूँ कि ये आपको भी जानकारी है कि जितने भी कन्वेंशनल वॉर हुए हैं, पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। ये एक तरीके से छद्म युग जिसे बोलते हैं, ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे ये भी बोला है कि जैसे कश्मीर में लोगों ने दुकानें बंद करी हैं और कुछ युवा सामने आए हैं इस घटना के विरोध में। इसके भी 2 पहलू हैं। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली उनको मतलब शक के नज़रिए से देख के कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन इसके 2 पहलू इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से एक नैरेटिव रहा है कि पहले आप कोई घटना को अंजाम दे दो और उसके बाद उन्हीं के लोग आके उसमें नाराज़गी जताएंगे कि तो बहुत बुरा हुआ है। जिससे क्या होगा कि जो हमारे समाज में एक आक्रोश फैल रहा है उसको ठंडा करा जा सके कि नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है मेरे हिसाब से, जो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल है आज के टाइम पे। आप मुझे एक घटना ऐसे बता दीजिए, क्योंकि भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे कि हमारे जो बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक उनको धर्म के आधार पे मार रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है। अगर मैं इस्लामिक राष्ट्रों की बात करूं
जितने भी 65 के 65 राष्ट्र हैं उसमें तो मैक्सिमम यही बोला जाता है कि जो अल्पसंख्यक होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं, या तो कन्वर्ट हो जाते हैं या मारे जाते हैं या किसी तरीके से उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। हमारे धर्म में कितनी बड़ी एक स्वीकार्यता है कि हम एक अल्पसंख्यक को अपने साथ अपना भाई समझते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम अगर बोलते हैं कि यहाँ पे ना हम किसी मुसलमान को दरकिनार करते हैं, न कहीं ईसाई को करते हैं, न सिख को करते हैं। यहाँ पे अल्पसंख्यकों में जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आपने कभी सुना है कि सिख, ईसाई, बौद्ध और जैनों ने यहाँ पे कोई घटना को अंजाम दिया हो? नहीं। वो कैसे साथ में रह रहे हैं, जबकि क्रिश्चियंस भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से जुड़े हुए कहीं ना कहीं हैं, तो वो लोग भी शांति से रह रहे हैं। हिंदुस्तान में कहाँ पे ऐसे हैं कि जो हिंदुओं ने ऐसी घटना करा होगा कि मुसलमानों को पकड़ के स्पेशली कि आप जो है यहाँ मत रहो? वो तभी हुआ होगा, अगर एक दो जगह कोई अगर आपको याद आती हैं, वो तभी हुआ होगा कि हाँ कोई घटना हुई होगी, तो एक्शन का एक तरीके से रिएक्शन हुआ होगा। आज भी हम कहीं ना कहीं दिल में यही बचा रहे हैं कि नहीं यार, कश्मीर में तो लोगों ने जो है इस घटना का पुरजोर विरोध करा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप उसके बैक ड्रॉप में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड है चीज़ों को लेके। क्योंकि आप ये देखो, मैंने आपको सीधे क्लियर करा कि आतंकवादी का धर्म आज के टाइम पे है, क्योंकि सब जगह जहाँ भी आतंकवाद हो रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पे मुस्लिम समाज इन्वॉल्व है। मुस्लिम लोगों की एक जिम्मेदारी है, उनको समझना पड़ेगा कि धर्म के आधार पे आज की दुनिया नहीं चल सकती है। आप अपने धर्म को देखो, प्रैक्टिस कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर फोर्सफुली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों में कि नहीं हमारा ही धर्म बेटर है, नहीं तो हम दूसरे धर्म वालों को नहीं रहने देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अगर मैं पाकिस्तान के डायरेक्टली इसमें बात करूँ तो दरकिनार तो पूरी दुनिया कर ही रही है इस मुद्दे में। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला है कि जो एक जैन जी समाज, हमारे नए लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो सब एक जैसे ही हैं। एक्चुअल में उनको माइंड मेकअप ही वैसा करा जा रहा है। अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं, वो छोटे से ही तालीम देते हैं कि हमारा धर्म ये बोलता है और दूसरे धर्म की स्वीकार्यता इसमें नहीं है। तो बच्चों की गलती नहीं है, अगर आप तालीम उनको मदरसे से ऐसी शिक्षा देंगे तो उनकी क्या गलती है? मैं, अगर आपको याद होगा, आज हमारी 40-42 साल एज है, बचपन में हमको भी बोला जाता था कि मुस्लिम अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में था ये चीज़ें, हमें भी लगता था कि मुस्लिम अच्छे नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे हम समाज में आए तो हमारा माइंड क्या है, ओपन है, हमने चीज़ों को एक्सेप्ट करा धीरे 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 सही। लेकिन आज के टाइम पे हम मुस्लिमों के साथ खा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ वार्ता करते हैं, उनके साथ हम पार्टीज करते हैं, उनके साथ हम सारे रिलेशंस निभा रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों में अगर देखा जाए, ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का एक बड़ा गैप है, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ों को। स्वीकार्यता दूसरे धर्म के लिए उनके धर्म में है ही नहीं। और जो मुल्ले मौलवी हैं, अभी बीच में मैं एक सर्कुलेशन में एक वीडियो चल रही थी जिसमें कि एक मौलवी साहब बोल रहे थे कि देखो, इंसानियत के हिसाब से तो ये बहुत बेकार हुआ है, लेकिन हमारे धर्म के हिसाब से ये बहुत बढ़िया हुआ है। जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको तो जन्नत नसीब होगी। आप बताइए, बेसिक चीज़ें तो यहाँ से शुरू होती हैं। हाँ, जो इस्लाम में मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी है जी, लेकिन अगर वास्तव में ये है कि हम कहते हैं कि सबके पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी उसी ईश्वर की पूजा करते जी, हैं, लेकिन वो हम कहते हैं जी, है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि जिसको हम पूजते हैं एक वही ईश्वर है, और जो उसको नहीं पूजता है उसको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, ये बेसिक। तो अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही गंभीर विषय है सोचने के लिए। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसके लिए धर्म पहले होगा, देश नहीं होगा। उसके लिए पहले कौम होगी, उसके लिए बाकी देश से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये गंभीर विषय है। उम्मीद है हम इस बारे में सोच रहे होंगे, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है या हमारे राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं वो इस बारे में भी सोच रही होंगी कि हम देखो, देश का पार्टीशन एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। और ये जो पार्टीशन हुआ है ये धर्म के आधार पर हुआ है। हालांकि उसमें भी ये बात है कि जिन्होंने बोला कि हमको अलग रहना है वो यहीं रह गए, और जो बेचारे कोई और थे वो वहाँ चले गए या वहीं रह गए, और जिनको
नहीं रहना था वो आज भी यही हैं और आज भी हिंदुओं के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं, पहली बात कि जो ये घटना हुई है धर्म के आधार पर अलग करने की, ये गंभीर घटना है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज को खुद को इससे पूर्ण रूप से अलग कर देना चाहिए। जैसे कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं, ऐसी कुछ घटनाएं होंगी, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कंडेम करना चाहिए। जैसे अभी पकड़ देहरादून में ही किसी को पकड़ा है अभी, जो जी उसको थाने में शायद डिटेन करा जा रहा है। हाँ, और उसके अलावा बहुत सारे हैं। असम में भी एक महिला है, उसको। और ये समय जब युद्ध की स्थिति होती है तो हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचे। जी हमारे आपसी बहुत सारे मतभेद होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर अब जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सबको एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य या ऐसा पोस्ट नहीं जाना चाहिए। अभी भारत सरकार की ओर से कुछ दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं कल ही, जिसमें ये कह रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पर सेना से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं करनी है, कोई सूत्रों के हवाले से ये खबर उसको सनसनी नहीं बनाना है, कोई वीडियो पोस्ट नहीं करना है, सेना की आवाजाही की कोई वीडियो आपको पोस्ट नहीं करनी है। तो इस बात का हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। आज की डेट में पाकिस्तान को पता है कि हम सीधे युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है जो ये सब चीज़ों को देखता है। ISPR, उसको DGP ISPR शायद कहते हैं। तो उनका काम ही यही होता है कि सिर्फ नैरेटिव फैलाना। आप जैसे अभी फेसबुक और ट्विटर ऑन करेंगे तो आपको अचानक से आपके टाइमलाइन में कुछ ऐसी चीज़ें आने लग जाएंगी जो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में होगा या उनका नैरेटिव होगा, तो वो दिखाने के लिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको कैसे गैदर कर रहे हैं और हम कैसे इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आज की डेट में। सारा पक्ष विपक्ष उनको एक लाइन में बात करनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि हम सब एक हैं। जैसे अभी ऑल पार्टी मीट हुआ, उसमें जैसे उसके बाद विपक्ष के नेताओं के बयान भी आए, वो स्वागत योग्य हैं। सबको एक लाइन में खड़ा होना चाहिए जी। और आगे हमको इस बारे में सोचना चाहिए। राजू भाई, आपको क्या लगता है कि आगे भारत सरकार क्या निर्णय लेगी, और जो निर्णय अभी तक लिए गए हैं वो काफ़ी? देखो शंकर भाई, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जितने भी अभी तक जो निर्णय लिए गए हैं वो स्वागत योग्य हैं। ऑल्दो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने बोला कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, इस बार पिछली बार भी जब जो बालाकोट वाली एक हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसमें भी सारी पार्टियां कहीं ना कहीं एकजुट हुई थी, लेकिन बीच में आपके नेता ने कुछ और ही चीज़ बोल दी थी कि हमें सबूत चाहिए। तो देखो, सबूत की जहाँ तक राजनीति होगी, और जो आपने बोला कि भारत सरकार ने एक गाइडलाइन और दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें कि लोगों से ये आह्वान करा गया कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी शेयर न करें, खासकर सेना से रिलेटेड। वहीं पे मेरा एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, और शायद मुझे लग रहा कि सरकार ने इस बारे में भी ज़रूर सोचा है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जब भी इस तरीके के वॉर होते हैं, इस तरीके के हमले होते हैं, इसको एक सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं। मुझे इस चीज़ में बड़ा अचंभा सा होता है। उनके लिए एक नया नैरेटिव आ जाता है कि अब पाकिस्तान को इस तरीके से मारेंगे, अब हम ये करेंगे। मतलब आप एक जिम्मेदार मीडिया हाउस हो, वॉर के टाइम पे आपको टोटल जो है सरकार पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, न कि अपनी तरफ से आपको प्लान बनाना चाहिए कि हमारे पास वो मिसाइल हैं, हम इस तरीके से करेंगे। उन्होंने अपने ही एक वॉर रूम बना रखा, उसमें 50 लोग बिठाए हुए हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब जितनी घृणा समाज में फैलाई जा सकती है। आप ये देखो कि 4 आदमी पैनल में बैठे हुए हैं, आपस में वो जो चाय पी रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसी घृणा वो पूरे समाज में फैला रहे हैं कि समाज में आग लग जाती है। अगर आप मुस्लिम हो माना और मैं हिंदू हूँ, हम साथ में रहने, हमें इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको कंडेम भी करते हैं। लेकिन उनके नैरेटिव से, जो हमारी खुद की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको देखने से लगता है मैं इसका गला दबा दूँ, ये तो बहुत गलत है। तो यहाँ पे कम से कम मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। हाँ, देश अगर वॉर के लिए तैयार हो रहा है तो आपको उसके लिए ना प्लानिंग, जब आप बताओ जो 26/11 हमला हुआ था उसमें हुआ क्या था?
हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कैमरे लेके पूरा दिखा रहे थे, और वहाँ पे पाकिस्तान में उनके आका जो बैठ के पूरा देख रहे थे कि वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पास क्या हथियार है, इनको गुप्त रखिए जी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हथियार है आपने सारे उनके पहले से बता दी। कल को अगर भगवान न करे लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, उनको तो पहले से सब कुछ पता है, तब आप क्या करोगे। और दूसरा, धर्म से आगे जो लोग, देश से आगे जो लोग धर्म को रखते हैं, ये मान लीजिएगा कि जो मिडिल ईस्ट में जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, या जो इराक, ईरान है, सीरिया है, वहाँ हिंदू नहीं रहता कोई भी, वहाँ सारे मुस्लिम हैं। वहाँ क्यों आपस में लड़ रहे हैं? भारत के मुसलमान को जितनी इज्जत भारत में मिलेगी कहीं नहीं मिलती है सर, उतनी उसको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं दुनिया मिलती में कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए हैं उनको वहाँ कुछ नाम बोला जाता है, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, वो सेकेंडरी कैटेगरी के हाँ, सिटीजन बिल्कुल, उनको माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सऊदी अरेबिया में आप कितने भी बड़े मुसलमान हो, आपको हिंदी बोला जाता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अगर भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी मुस्लिम ने अरब कंट्री की किसी औरत को बापर्दा अगर देख लिया ना, उसकी आंखें निकालने का प्रावधान है वहाँ पे। उनको मुस्लिम नहीं माना जाता है, लेकिन ये अपने आप को उनकी कॉपी करके बड़ा मुसलमान घोषित करने जा रहे हैं। जब आप देखिए सऊदी अरब में मंदिर बन रहे हैं, वो लोग कृष्ण की पूजा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। मुझे आपके धर्म से, किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो, मैं खुद एक हिंदू हूँ जो अपने धर्म को ही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के धर्म में क्या बात करूँ। मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, हम लोगों की गलतियाँ, हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में विस्तार में नहीं बताते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, आज एक विकासशील राष्ट्र होते होते हम एक डेवलपमेंट की फेज में जा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें हमें लगता है यार धर्म के लिए समय हमारे पास नहीं है। जब समय होगा तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, नहीं होगा तो हम आगे अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए। राष्ट्र ऐसे ही बढ़ेगा। सिर्फ अगर धर्म के नाम पे अगर राष्ट्र को लेके चलेंगे, राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो पाकिस्तान की हालत है, आप देखिए नेपाल में कैसी आवाज़ें उठ रही हैं, बोल रहे हैं कि फिर से जो है राजा आना चाहिए, इसमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, एनार्की फिर से होनी चाहिए। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जहाँ ये डेमोक्रेटिक नाम आता है ना, उसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक है भारत के अलावा। आप पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। उनमें कुछ ना कुछ फेडरल उनके अलग नियम होते हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं। आप चाइना को ले लीजिएगा, उसने धर्म को एक तरफ कर दिया है, विकास की राह में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। मैं एक चाइनीज डिबेट को एक बार सुन रहा था, तो उसमें एक चाइनीज एक्सपर्ट कह रहा था कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, खुद के लिए कह रहा था कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और इंडिया डेमोक्रेसी की ओवरडोज है। बिल्कुल है सर। तो मुझे इस बात पे हंसी आई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि भारत में डेमोक्रेसी का ओवरडोज है। बिल्कुल है, लेकिन चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है जी। तो ये बात आप सही कह रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने सिंधु नदी का जल रोकने की बात की है जी, तो मीडिया तो उसको खैर बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रही है कि बहुत टाइम लग जाएगा सर इस चीज़ में, पानी नहीं पिला पाएंगे, ये नहीं पिला पाएंगे। लेकिन खैर जो अभी तक जितना पानी जा रहा था 90%, वो पाकिस्तान में जो खेती होती है उसके लिए, वो उस खेती का स्रोत ही वही है, पानी है। सिंधु नदी का जो 6 नदियों का पानी मिलके जाता है जी, जो 5 नदियों का पंचनद जी। और उसके बाद अगर उसका 10% 20% भी पानी रोका जाता है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में बौखलाहट हो रही है, और अगर डैम के माध्यम से भी या उसको अनियमित भी रोका गया, उस पानी को अनियमित भी रोका गया, या जो कुछ नदियों का कैनाल के माध्यम से उसको पंजाब में डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, तो ये इम्पैक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर के रूप में ले रहा है। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक सही निर्णय है भारत सरकार का। इसको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि ये पहले से ही जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो उतना पानी उनको दिया जा रहा था, इससे जम्मू कश्मीर स्टेट को ही नुकसान है जी। फिर इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, भारत क्या सैन्य कार्रवाई करेगा इसमें, क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो भारत सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, बट मैं चाहता हूँ करे सैन्य कार्रवाई। भारत एक मात्र ऐसा देश है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा,
हमारे धर्म में ले लो या हमारे देश में ले लो, एक तो स्वीकार्यता है, क्षमा करने का प्रावधान हमारे हर चीज़ में पहले है। दूसरा, हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्बेंट के मोड में रहते हैं कि हो गया, किसी तरीके से इसको शांत किया जाए, आगे ना हो। सामने वाले का हम विश्वास मतलब जल्दी से ले लेते हैं कि अगर उसने थोड़ा सा भी बोल दिया कि ठीक है आगे से नहीं होगा, तो हम जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी ये परफेक्ट टाइम है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे, अभी तक हमें ये था कि अगर किसी भी तरीके से वॉर होते हैं तो चाइना फ्रंट खोल सकता है, लेकिन अभी के टाइम में जिस तरीके से जो टैरिफ का वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं चाइना जो है वो भारत की तरफ देख रहा है। तो चाइना का नहीं चाहता इस बार कि वो भारत से डायरेक्टली लड़ाई करे, क्योंकि वो मोदी जी को इनवाइट भी कर रहा है बीजिंग में। मुझे लगता है कि चाइना फ्रंट नहीं खोलेगा जी, क्योंकि चाइना को एक चीज़ समझ में आ गई कि आज की डेट में अगर बढ़ना है तो वो है व्यापार की इकोनॉमी। हाँ आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, देखो आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अमेरिका जी। टैरिफ लगा रहा है, वो डबल कर रहा है। जी तो वो उसके बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट हो रही है उनकी। जी, और वो वॉर अमेरिका चाहेगा कि चीन युद्ध में आए, लेकिन चीन नहीं आएगा। लेकिन चीन नहीं आएगा। चीन नहीं आएगा। और जहाँ तक सैन्य कार्रवाई की बात रही, तो जैसे इजराइल ने किया है, हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन क्या वो आतंकवादी है? बिल्कुल नहीं। हम अगर उस आतंकवादी को मार देंगे तो मरने के लिए तैयार है। उसको पता है कि मैंने मरना है और तभी उसको जाना जन्नत है, मिलेगी। जन्नत मिलेगी। जी तो वो हम तो उसका काम हल्का कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा वास्तव में हमारा दुश्मन है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना और ISI। तो हमको पाकिस्तान की सेना को डायरेक्ट टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल। या ISI को डायरेक्ट टारगेट करना चाहिए। आज की डेट में हाफिज सईद से बड़ा गुंडा पाकिस्तान का सेना प्रमुख है। मैं यहाँ पे आपको और एलेबोरेट कर देता हूँ। बहुत अच्छी जानकारी देख लो हमारे दर्शकों को इस माध्यम से मिलेगी कि इसमें हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे किसी को। अब आप ये देखिए कि जब भी पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख होता है, अभी जो आसिफ मुनीर है, इनका जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उस टाइम ये क्या करता है, भारत के साथ कुछ ऐसा कारनामा कर देते हैं जिसकी वजह से उसका कार्यकाल बढ़ जाता उसका है। एक्सटेंशन मिल जाता है। हाँ। अब भारत हमेशा उन्हीं का साथ देता है। मैं तो बोलता हूँ देखो, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी वॉर छेड़ दी, सब कुछ हो गया है, अभी क्या करें, थोड़ा रोक लीजिए। पूरे दुनिया के देश हमारी तरफ है। जब तुरंत कोई चिंगारी कोई भड़काता है ना, तो सामने वाला पूरी तैयारी में रहता है। तो उस चिंगारी को आग मत बनने दीजिए, आप थोड़ा सा रुकिए। सारे देशों को अपने विश्वास में लीजिए जो ऑलरेडी हैं। चाइना से भी मित्रता बढ़ाए, क्योंकि चाइना हमारे साथ मित्रता बढ़ाने के लिए तैयार है। क्योंकि देखो, दुश्मनी हमेशा जो है बंदूक से नहीं ली जाती है। दुश्मनी किसी का गला दबा के नहीं ली जा सकती है। आपको वो नस दबानी है जिससे सामने वाले तड़पे भी और वो आप पे डिपेंडेंट भी हो जाए। अगर माना इस चीज़ को हम हवा ना बना के 40-45 दिन हम डिले कर देते हैं और डायरेक्ट कार्रवाई कर देते हैं, होगा क्या? देखो, दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, आज नहीं तो कल वो न्यूक्लियर फटेंगे। माना हमने सोच लिया कि कब तक रोक लोगे। पाकिस्तान तो बर्बादी के उस मुहाने पे खड़ा है। पाकिस्तान या बर्बाद होना चाहता है या बर्बाद ही होना चाहता है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो बर्बाद ही होना चाहता है, और वो नहीं तो वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? वहाँ की सेना पूरे देश को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान के लोग ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं गया हूँ, पर कुछ लोगों से जब हम उनके YouTube के माध्यम से देखते हैं तो लोग ख़राब नहीं होंगे। जहर फैलाया जाता है, और जो जहर फैलाने की एक फैक्ट्री है वो मदरसा है। पाकिस्तान में आज के डेट में ऑफिशियल 30,000 मदरसे हैं जो काम कर रहे हैं, और उनका काम ही यही है। वो मॉडर्न एजुकेशन से उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि मुजाहिद बनाना। मुजाहिद मतलब कि धर्म का वो सेना नायक, वो सैनिक जो जिहाद करेगा। अगर उनके एक मदरसे से भी हर साल एक जिहादी पैदा होता है। अब देखो, जिहाद को जो मुस्लिम बोलते हैं वो धर्म के दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, लेकिन जो ये वाला जिहाद इन लोगों ने हमारे खिलाफ करा हुआ है, भारत के खिलाफ, ये तो जिहाद के कहीं किसी पन्ने में होना नहीं चाहिए, लेकिन नाम वो जिहाद दे रहे हैं। हाँ, ये तो फैक्ट्री बनाई थी ना जब शीत युद्ध चल रहा था, तो जी। अमेरिका ने इसमें फंडिंग की थी। जी। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि ये जिहाद की फैक्ट्री, अभी देखेंगे आप, जैसे सैयद सलाउद्दीन है जी, उसका बेटा MBBS डॉक्टर है, बिल्कुल है ना।
इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो गरीब मुसलमान का बच्चा होगा वो मुजाहिद बनेगा। तुम्हारे बच्चे को 72 नहीं चाहिए, 72 चाहिए गरीब के बच्चे को। अब जिसने कभी कुछ देखा नहीं, कुछ खाया नहीं ऐसा अच्छा, तो उसको लगेगा कि यार यहाँ क्या रखा हुआ है इस जीवन में, बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है। मतलब जन्नत में तो मतलब अपने हाथ से हमें शराब मिलेंगी, शराब की नदियाँ होंगी, हुरें होंगी, तो मुझे तो जल्दी यहाँ से निपटना अपना काम करके। उसके लिए तो आसान है ना, उसके लिए सबसे सही रास्ता है ये। तो वो 17-18 साल का लड़का बस कफन बांध के निकला है कि मुझे तो मरना है और शहादत लेनी है, और जिहाद में जब क़यामत का दिन आएगा तो फरिश्ते हमें हवा में उछालेंगे और हमें हमारी कब्रें खोल के हमें ले जाएंगे। आप ये देखिए, ये भारत के मुसलमान को समझना पड़ेगा, ये कश्मीर के मुसलमान को समझना पड़ेगा, ये बंगाल के मुसलमान को समझना पड़ेगा, ये केरल और कर्नाटक के मुसलमान को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी, देखो आर्मी का काम है मरना और मारना, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक संदेह नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों उड़े नहीं चाहिए, वो आके सबसे पहले लड़ाई कर लेना। बिल्कुल। जब 71 का वॉर हुआ था और 93,000 जो पाक सैनिक, जिसमें क्या अधिकारी थे, ब्रिगेडियर रैंक के लोग भी थे, वो पकड़े गए थे, वो तो नहीं मरना चाह रहे थे। तो भारत को इस बार चाहिए कि आतंकवादियों को पकड़े, ठीक है, उनको बांध दे, कहीं पे उनको बांध दे, और उसके बाद पाकिस्तान पे डायरेक्ट कार्रवाई करे। और जब उसकी, देखो हमारे लोग भी मरेंगे, हम मरने के लिए तैयार। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं एक सैनिक पुत्र हूँ, और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ से हर परिवार में कम से कम एक सैनिक है, और सेना में जाना हमारे लिए गर्व का विषय है, हमारे लिए कमाई का विषय नहीं है, हमारे लिए गर्व का विषय है। हम मरने और मारने के लिए तैयार हैं। हम उस कौम से आते हैं जिसमें कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ सकता हूँ, जितना मेरे से हो सकता मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी, अपने राष्ट्र के अगर काम आ जाए, मैं तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन जब हमारा नुकसान होगा, और वाजपेयी जी ने एक चीज़ बोली थी कि भारत का नुकसान जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देख पाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया था ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आज वही जज्बा जो वाजपेयी जी के अंदर था वो होना चाहिए, क्योंकि मैं देश के बड़े राजनेताओं से यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा दो ताला, कि वो फालतू जहर न फैलाए। जो कार्रवाई करनी है वो सरकार करे, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको सुझाए और उसके बाद वो अपनी वाहवाही लूटे, हमने बताया था जी, फिर मोदी जी ने ऐसा करा। इन्फॉर्मेशन वही शेयर होनी चाहिए जो सेना शेयर करना चाहती है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे ये 26/11 में हुआ, और करगिल वॉर में भी ऐसे ही हुआ कि हमारी फुटेज देख के उन्होंने उसका फायदा उठाया कि अभी कहाँ सेना की पोजीशन है, क्या फोर्स आ रहे हैं, या मार्कोस आ गए हैं, एनएसजी आ गई है, पीछे दरवाजे से जा रहे हैं, आगे से जा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मीडिया दे रही थी, और वो आतंकवादी उस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आगे मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिक्ट एक्शन भारत की तरफ से हो, भारत सरकार की तरफ से हो। बिल्कुल। ये किसी भी तरह से हो सकता है, कूटनीतिक तरीके से अलग हो सकता है, सैन्य तरीके से अलग हो सकता है। और जैसे इजराइल दुनिया के किसी भी देश में उसका दुश्मन हो, उसको पता है कि अगर इनका मोटिव हमको ख़त्म करना है जी। पाकिस्तान क्या है, हमेशा अटैकिंग मोड में रहा है, हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे। बिल्कुल। उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा अटैकिंग रही है कि हमको कैसे मारना है। आतंकवादी भी यही करते हैं, कैसे मारना है। हम हमेशा इसमें रहते हैं कि हमको कैसे बचना है। और थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना डिफेंसिव ऑफेंस, अब हमको थोड़ा सा ऑफेंसिव होना पड़ेगा इन चीज़ों को देखने के लिए। अगर हम पहले ही वो आतंक की फैक्ट्री को पहले ही उड़ा दें जैसे इजराइल करता है जी, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जो इनके मदरसे हैं जहाँ पर ये तालीम मिलती है इनको जिहाद की पाकिस्तान में, इनको आज भी एक्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस सुरक्षा के साथ, जिन चीज़ों के साथ हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में रह रहा है, आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो चुपचाप ऐसा तो नहीं होगा घर में बैठा होगा। वो अभी भी जो अपने जिहादी संगठन है उसको चला रहा होगा, और उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो रही है वो हो रहे होंगे। देखो उन्होंने अब आज की डेट में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है जी। अफगानिस्तान चाहता है कि हम जो यहाँ पर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को नहीं मान रहे हैं, डूरन लाइन को लोग नहीं मानते हैं। आगे हम उसको आगे जाएंगे और अपना जो पूरा जो पख्तून का खैबर पख्तूनख्वा है उसको वो अपना ही मानते हैं, उसको ले लेंगे। इधर से
बलूचिस्तान अलग है और सिंध का अलग है, तहरीक तालिबान अलग से उसको अपना क्लेम कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए सारे फ्रंट खुले हुए हैं कि वो कहाँ से भी, अगर वो वहाँ से अपनी सेना भारत के बॉर्डर पर मूव करता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा उसका। आज की डेट में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो एक युद्ध झेल पाए, और उसके लिए बहुत इजी है इस बात के लिए कहना कि हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, हम एक बिल्कुल। परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं जी। अब इसको कितना सीरियस लिया जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए इसमें कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है या परमाणु युद्ध होने की संभावना है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? शंकर जी देखो, यहाँ पे ना मैंने इस चीज़ को पहले भी क्लियर करने की कोशिश करी है कि अगर आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और वो परमाणु संपन्न है और वो इसी चीज़ की धमकी हर बात पे देता है कि मैं आपके घर में जो है आपको एक मुक्का मार दूंगा, आप उसको रिटेलिएट करेंगे तो मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा, आपने मुझे डांटा तो मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा, तो ये हम अगर इस चीज़ को ये समझ के लेंगे कि नहीं ये परमाणु बम का खतरा है, तो ये तो फिर जब तक ये धरती रहेगी या जब तक भारत पाकिस्तान रहेगा ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है, और वो कभी भी आके हमें फिर पिन करके निकल जाएगा। हम ये टाइम मुझे लगता है आ गया है जिस टाइम पे एक बार हो जाए। मैं मरना नहीं चाहता हूँ या मैं अपने बच्चों को मारना नहीं चाहता हूँ, पाकिस्तान वाले भी कोई मरना और मारना नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये धमकी कब तक हम इस चीज़ को वाजिब मान के चलेंगे? वो परमाणु संपन्न है, हम भी तो हमारे परमाणु संपन्न किस दिन के लिए बना रखे हैं? कोई देश परमाणु बम अपने लिए बनाता है तो एक दूसरे को धमकी देने के लिए थोड़ी बनाता है कि हम धमकी देंगे वो डर जाएगा। पाकिस्तान तो नहीं डरने के लिए तैयार है। जितना अगर हम इसको सीरियस लें, पाकिस्तान भी तो सीरियस लेगा। तो ये वो टाइम मेरे हिसाब से आ गया है कि एटलीस्ट दोनों देशों के परमाणु बम चेक हो जाएं। एक्चुअली पाकिस्तान का भारत के प्रति जो नेगेटिव रवैया है उसका कारण एक ये भी है कि पाकिस्तान की सेना का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के साथ उनका युद्ध हो रहा है जी, और भारत उनका दुश्मन है जी। अगर भारत को दुश्मन नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान की सेना क्यों रहेगी? सेना की जरूरत ही नहीं है। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा बजट सेना के लिए जाता है। पाकिस्तान की सेना दुनिया में एकमात्र ऐसी सेना है जो बिजनेस करती है, बिल्कुल, जिनकी फैक्ट्रीज हैं। हाँ, साबुन, तेल, निरमा और सब बनाती है। और वो पाकिस्तानी जनरल रिटायर होने के बाद विदेशों में सेटल हो जाते हैं। हाँ, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में नहीं होती है, अगर होती भी है तो वो सिर्फ एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे उनका रिटायरमेंट होता है वो अपना सब कुछ बेच के या तो अमेरिका या आपके यूके में सेटल हो जाता है। ये बात पाकिस्तान की जनता को समझनी चाहिए कि कौन समझाएगा? वही, इसीलिए उनका वो ISPR बहुत ज़्यादा खर्चा करता है कि हम क्यों ज़रूरी हैं, पाकिस्तान की सेना क्यों ज़रूरी है। अगर ये बात पाकिस्तान की जनता की समझ में आ गई कि पाकिस्तान की सेना ज़रूरी नहीं है, ये लोग तो सिर्फ पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल। आपको एक चीज़ ना शंकर भाई मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की जनता इस तरीके से पाकिस्तान की सेना के बहकावे में आई हुई है कि पाकिस्तान की जनता को ऐसा लगता है कि भारत में जो मुसलमान है उसकी हालत बहुत बुरी है, वो जी नहीं पा रहा है। इसका एक बहुत बुरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा जी, जब उनसे किसी ने पहले तो उनको पूछना नहीं चाहिए था, ये फिर वही मेन स्ट्रीम मीडिया की गलती है कि रॉबर्ट वाड्रा जी ना कोई राजनयिक हैं, ना कोई रक्षा विश्लेषक हैं, ना वो कोई इसी पार्टी से संबंध है उनका, तो उनको पूछने का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन जिस मूर्ख आदमी ने पूछा होगा, कुछ सोच के पूछा होगा, लेकिन उन्होंने जवाब भी उससे बड़ा मूर्खता का दिया है। उनका कहना है कि भारत में जो मुसलमान है ना, आप उनको सही से प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे उनके धर्म को। आप उनको छत में, खुले में, रोड में किसी तरीके से नमाज नहीं अदा करने दे रहे हो, या आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये उस कारण से ये पहलगाम वाला हमला हुआ है। इसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को भी यही लगता है कि भारत में जो मुसलमान है ना वो बहुत बुरी हालत में है। लेकिन अगर हम या किसी तरीके से ये समझा पाएँ कि जितने मज़े भारत में मुसलमान लेते हैं और जितनी खुली आज़ादी के साथ मुसलमान भारत में जीते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में भी बोला है। एकमात्र भारत का मुसलमान है जो पूरे गौरव के साथ अपने देश में रह रहा है। हमें उन पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर वही धर्म को देश से आगे मानते हैं और उनको ये लगता कि एक दिन ऐसा आएगा
जिस दिन जो है ये पूरे भारत पे जो है मुसलमानों का कब्जा होगा, तो उन लोगों को ये समझना और समझाने का समय आ गया है। हिंदू भी अब जाग रहा है। और आप खुद देखिए, लोग बोलते हैं 200 सालों तक मुसलमानों का, 800 सालों तक राज रहा, कभी भी नहीं रहा। ये एक फेक नेरेटिव रहा है ये। अगर ऐसा होता तो आज हिंदू नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। हमने जजिया दिया फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमने अपने बच्चे कटवाए, हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चे कटवाए, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज भी है ना। तो हम सहनशील हैं। जिस दिल्ली में वो कहते हैं कितना टाइम तक सल्तनत काल रहा, मुगल काल रहा, फिर भी फ्लोरिश वहाँ हिंदू रहा। कितने जाट हैं। मैं वही बोल रहा बगल हूँ। में हरियाणा में जाटी जाट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक तो थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरफ भी इसका जाते हैं। इसमें हम बाद में, मुझे लगता है इसमें हमें कोई चर्चा इसमें कर लेनी चाहिए। पर जहाँ तक आपकी बात है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो फुल मज़े ले रही है आतंकवादियों को भेज के। हम आतंकवादियों को मार रहे हैं और हमारे सैनिक मर रहे हैं। हमें तो आतंकवादियों को पकड़ के बांध देना चाहिए, उनको खाना नहीं देना चाहिए। जो अमानवीय व्यवहार वो लोग हमारे सैनिकों के साथ करते हैं ना, जो उनकी एक बैट करके है, जो बॉर्डर एक्शन फोर्स करके उनके है या ट्रूप है, वो तो आदमियों के मुंडी काट के भी ले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी आतंकवादी उनको पकड़ो, उनको मारो नहीं, गोली क्यों खराब कर रहे हैं। या तो जला देना चाहिए, फिर वो क्या लेके जाएगा। हाँ, उनको आग लगा दो। हाँ, उनको आग लगा दो। फरिश्ते किसको उठाएंगे। हाँ, उनकी सही है, उनको आग लगा दो, लेकिन खुलेआम सीज फायर ख़त्म करो। क्योंकि उनको बॉर्डर पे आराम करने के लिए मत रखो। आप पाकिस्तान की सेना के साथ सीधे लड़ाई करो। जब पाकिस्तान की सेना मरना शुरू होगी ना, ये अपने आप सब बंद कर देंगे। तो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में मदरसे, जो लोगों को, जो वहाँ के सीधे साधे गरीब लोग हैं, उनको जन्नत, हूरों, शराब, शबाब की नदियों के बारे में बहका रहे हैं। उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो आप बोले थे, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो तो हाँ, वो बाल्टिस्तान, तो वो खुद तो हमारा भारत का ही हिस्सा है, वो पीओके में ही आता है। तो इससे बढ़िया टाइम मेरे हिसाब से पीओके को वापस लाने का नहीं है। क्योंकि इस बार अगर ले लिया जाएगा तो जो वो 13,000 किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया हमने 65 की लड़ाई में शायद छोड़ा था, नहीं 47 की बार में, 47 की ओवर में, हाँ, तो हमने पूरा उनका वो एरिया वापस करा। 71 में हमने उनके पूरे 93,000 सैनिक वापस करे। तो मुझे लगता कि वो समय आ गया है कि अभी हमारे देश में इकोनॉमी की कमी नहीं है। उस टाइम पे तो हमारा देश हफ्ते में एक दिन भूखा सोता था। जब हमने 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है, उस टाइम हमारे पास खाने के लिए राशन पूरी नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। अगर आज भी हम कुछ नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से जब तक ये धरती और ये भारत पाकिस्तान रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये उम्मीद है कुछ करे भारत सरकार, है ना। जरूर करेगी सर, मुझे ऐसा लगता है। फिर हम बैठेंगे उसके बाद कि भारत सरकार का कैसा निर्णय रहा। जी 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 जी। ना सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वैसे कूटनीतिक तरीके से तो कर ही ही रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन सैनिक भी हमने इसी दिन के लिए रखे हुए हैं ना, क्योंकि दम दिखाने का भी एक टाइम होता है। आप सिर्फ हवाई करेंगे, पाकिस्तान तो खुलेआम बोल रहा है कि ये तो गिदड़ भपकियाँ हैं। और ये हमला पाकिस्तान किसी आतंकवादी संगठन पर नहीं होना चाहिए। जो आतंकवादी संगठन का मूल है वो पाकिस्तानी आर्मी है। हाँ, चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। जी 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 जी। और इस जो घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को एक अच्छा सबक मिलना चाहिए। और यहाँ पर आतंकवादियों को नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान सेना जो उसके मूल में है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं भारत सरकार ने अभी तक जो निर्णय लिए हैं वो स्वागत योग्य हैं, और आगे भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। तो तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।